नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से जाना जाता है। इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सबसे पहले मान्यता 11 दिसंबर 2014 को दी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून 2015 को पहला विश्व योग दिवस मनाया गया। आज ये दिवस लगभग दुनिया के सभी देशों में मनाया जाता है। हर साल 21 जून को मनाए जाने वाला ये दिन हमें योग की उस सनातन शक्ति की याद दिलाता है जो मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। चाहे आप योग के नियमित अभ्यासी हो या फिर अभी शुरुआत करने वाले, योग सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक शांति तक। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शांति और सहन शक्ति का एक सुरक्षित आधार बन चुका है। तो हम इस प्राचीन विद्या के महत्व, इसके वैश्विक प्रभाव और इसे दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कुमार और योगा एक्सपर्ट श्रीमती पूनम अग्रवाल। सबसे पहले तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर कुमार, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि योगा क्या है तो आप क्या कहेंगे? योग एक जीवन शैली है और आजकल ज्यादातर लोग जो योग को फॉलो कर रहे हैं वो उसको अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी की दवा है। इसके दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद की तरह ही, कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए एंड अगर कोई बीमारी है तो उसमें योग कैसे मददगार हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि हमारे साथ जो योग अनुभवी योग प्रशिक्षक हैं वो इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे। जी, तो आप क्योंकि योगा एक्सपर्ट है तो आपको पूछे कि सिंपल लैंग्वेज में योगा क्या है तो आप क्या कहेंगे? योगा जैसे कि डॉक्टर अरविंद ने बताया, ये एक जीवन शैली है, ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं है। योग को हम बहुत आसानी से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। रोज के लिए जैसे 10-15 मिनट भी निकालें तो भी हम योग में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जैसे प्राणायाम कर लिया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह से हम हमारे जीवन में इसे अपना सकते हैं। और योग अगर आम नजरिए से देखें तो इसके दो तरीके मैं इसे बता सकती हूँ। एक दार्शनिक दृष्टि है और एक स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो योग है शरीर, मन और आत्मा का मिलन, उसको ही हम योग कहते हैं। अगर हम महर्षि पतंजलि के अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो उन्होंने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब ये है कि जो मन में जो हमारे बहुत सारी वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे मन में, ऑल द टाइम कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है, उसको शांत करना ही बेसिकली योग है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर और मन को या बुद्धि को बैलेंस करना, यानी बॉडी एंड माइंड को जो बैलेंस है उसको हम योग कहेंगे, कि दोनों अकॉर्डिंगली चले, हमारे अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं और जाते हुए हमने एक फास्ट फूड का ठेला देखा और हमारा मन करने लग गया, तो जो हम कंट्रोल करेंगे हम कि नहीं ये गलत है, तो उसी को हम स्वास्थ्य की दृष्टि शरीर और मन को बैलेंस करना कह सकते हैं। तो कहते हैं ना कि इसे आज इंटरनेशनली मनाया जाता है, तो आपके विचार से इसे इंटरनेशनली मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी दिवस, जैसे हम कोई त्योहार भी मनाते हैं, मान लीजिए दिवाली या होली, तो ये एक होता है कि उसके मेमोरीज को रिफ्रेश करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 2014 में जैसे आपने बताया था कि घोषणा हुई यूएन जनरल असेंबली से और इसको पूरे विश्व में एक सहर्ष स्वीकार किया गया, तो इसका कारण यही था कि योग तो लोग पहले भी करते थे, लेकिन योग दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर पूरे विश्व के अंदर पूरी मानव जाति को एक मेमोरी ताजा हो जाए, उनको उसका महत्व पता चले, और जो कि हम मान लो कि भूल चुके हैं तो हमें एक बार और पता चले हाँ हमें योग भी करना है। और गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जिसके बारे में लोगों को एक स्पेशल डे पे अवेयर भी किया जाता है। तो इसको लेकर, इस साल को लेकर, जैसे कि इस साल की योग दिवस की थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये जो थीम है इसका भी अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो संघर्ष कर ही रहे हैं मानव जाति, उसके अलावा हम प्रकृति के जो क्लाइमेट चेंज जिसे कह रहे हैं उस क्षेत्र में भी हम बहुत संघर्षरत हैं। तो ये थीम हमें याद दिलाती है कि मानव का स्वास्थ्य अकेला नहीं है, मानव का स्वास्थ्य प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे हम योग के माध्यम से दोनों चीजों को, जैसे कि अभी पूनम जी ने बताया कि मन, आत्मा
और शरीर यानी कि नेचर यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूनिवर्स को कैसे हम यूनाइट या बैलेंस्ड करके चल सकते हैं, तो योग एक बहुत अच्छा एक मैसेज देता है कि हम अपने स्वास्थ्य के, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ सोसाइटी के स्वास्थ्य, प्रकृति के स्वास्थ्य को कैसे एड्रेस कर सकते हैं योग के माध्यम से। जी, तो पूनम जी आपसे जानना चाहते कि जब कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कोई भी हो हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जिम की बात करते हैं, हम नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करते हैं, हम योगा की बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब हम कंपेयर करते हैं तो योगा इज द बेस्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन? योगा इसमें बेस्ट मैं इसलिए कहूंगी कि जैसे आप सब देखते हैं कि जिम है, एक्सरसाइज है, आप वहां जाते हैं, उसके बाद आप बहुत सारी वेट लिफ्टिंग या रनिंग कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में आप तुरंत आ जाते हैं। जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी एक थोड़ा सा हमें स्ट्रेस मिलता है उस चीज से, क्योंकि जब हम करेंगे तो हमारी बॉडी एक बार थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होगी, थोड़ा हमें मुश्किल लगेगा, तो वो उस स्ट्रेस में चली जाती है। उसके बाद हम आकर और हमारा रूटीन का वर्क शुरू कर देते हैं, तो वो स्ट्रेस वहीं होल्ड रहती है। बट जब हम योग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम आसन करते हैं तो ब्रेन भी हमारा, क्योंकि हम ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं, तो हमारा सिंक्रोनाइज रहता है उस टाइम, तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। और जब हम योग करके जो हमारा 1 घंटे का हम अगर सेशन कर रहे हैं तो उसके बाद हमें बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मेहनत करके अभी आए हैं, ऐसा फील नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये इसमें योग में और एक्सरसाइज में डिफरेंस है। बट मैं इसमें ये कहूंगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो इट्स बेटर कि कुछ कीजिए, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, एनीथिंग। बट अगर योगा कर रहे हैं तो बेस्ट है। जी जी, योगा सबसे बेस्ट किस लिए है वो आपने बताया। जब योगा की बात करते हैं कि ऐसे तो कहते हैं कि इसको करने की कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, फिर भी लोग इसको सबसे ज्यादा सुबह ही करते हैं, और इसका कुछ खास कारण क्या है? देखिए, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो एक जल्दी उठने का अपने एक बेनिफिट है, वो तो हमें मिलेगी ही। और दूसरा, इस वक्त करने का कारण ये है क्योंकि उस वक्त प्रकृति बहुत शांत होती है, उस टाइम ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होता है नॉर्मली अर्थ पे, बाकी टाइम पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, और जो इतनी जो शांति है ना, वो हमारे जो माइंड के साथ सिंक करके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। क्योंकि अदरवाइज अगर कोई भी शोर होगा तो जो हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है उस शोर की तरफ, जैसे बच्चे की तरफ या फिर गाड़ी की तरफ। तो वो जो हमारा इधर उधर डाइवर्जन जो हो रहा है किसी भी वजह से, उसको कंट्रोल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बेस्ट रहता है उस वक्त में। और अगर हम इसको थोड़ा सा अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वायु होती है, तो उस वक्त जो मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है, उस टाइम हम वायु को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज भी बेनिफिशियल होती है। तो आपने देखा है जो मॉर्निंग में नहीं कर पाते वो मोस्टली लोग योग इवनिंग में करते हैं, जब सनसेट का टाइम होता है। तो ये जो टाइम होता है जब सनराइज और सनसेट का जो इंटरमीडिएट टाइम है डे और नाइट का, ये बेस्ट रहता है योग के लिए। अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, बट आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, तो बीच बीच में भी योगा करना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक के तौर पर, ये क्या सही है? हाँ, अभी ये बहुत कॉमन चीज चल रही है क्योंकि सबकी डेस्क जॉब है मोस्टली लोगों की। तो चेयर योगा करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो चेयर जैसे चेयर पे डेस्क पे बैठे हैं, अगर वो 2 घंटे 3 घंटे से ऐसे बैठे हैं एक ही पोस्चर में, तो उनको जो हमारी नेक की मसल्स होती है, सर्वाइकल मसल्स, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। और सेकेंडली आईज के लिए भी, कंप्यूटर को देखते हैं देखते हमारी आईज भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो उसके लिए चेयर योगा है जस्ट फॉर 5 मिनट्स। उसमें हमें हमारी नेक को मूव करना है थोड़ा बहुत, और हमारी आईज को थोड़ी देर क्लोज करना है, फिर ब्लिंक करना है, फिर सामने कॉन्सेंट्रेट करना है, देन वापस डीफोकस करना है। इस तरह से एक पूरा प्रोटोकॉल है, वो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। चेयर योगा जो है ये बहुत ही लाभदायक है। जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक गवर्नमेंट के बीच में प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, वाई ब्रेक 5 मिनट्स के लिए, योगा ब्रेक फुल फॉर्म में। ये स्पेशली जैसे कि पूनम जी ने बताया कि ये उन लोगों के लिए जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सुबह से शाम तक बैठे रहने की, सुबह लाइक मी, हमारा भी वही काम है। तो उसमें ऐसी सिंपल चीजें बताई गई है जो कि चेयर पे बैठ के, और आप अपने बिजी शेड्यूल में से 5 मिनट, जस्ट हम लंच के लिए जैसे आधा घंटा निकालते हैं, 5 मिनट निकाल के कर सकते हैं। और उससे जो आपकी बॉडी एक कंटिन्यूअस स्ट्रेस की फेज में बनी हुई है, चाहे मस्कुलर लेवल पे है चाहे मेंटल लेवल पे है, तो एक रिफ्रेश, जैसे हम कंप्यूटर में F5 रिफ्रेश के लिए बटन दबाते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम करता है। सर, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इस वर्ष का जो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, तो
आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय के अंदर इस वर्ष के योग दिवस के लिए आपने क्या क्या पहल की? देखिए, हमारे अगर संस्थान स्तर पे देखा जाए तो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे अरुणाचल प्रदेश का स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया है। तो उसमें हमने कई सारी चीजें की है कि सबसे पहले तो जैसे कि हमने काउंटडाउन, जो मैंने 100 डेज काउंटडाउन बताया, तो इसके मिड में आकर 50 डेज जब इसके कंप्लीट हो गए तो हमने काउंटडाउन की शुरुआत हमारे ऑफिस की तरफ से की, एक सिंबॉलिक तरीके से, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ 50 दिन के बाद हमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करना है। उसके अलावा जो हरित योगा के अंतर्गत हमने प्लांटेशन किया है, हमारे कैंपस में किया है। बाकी लोगों को भी प्रेरित किया, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनके पास भी एक हर्बल गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, न्यूट्री गार्डन जिसे कह सकते हैं हर जगह, तो एक सिंबॉलिक फेज के ऊपर जो कि थीम की है। उसके अलावा योग संगम फ्लैगशिप इवेंट है, तो इसमें जो नेशनल आयुष मिशन और हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसके अलावा जो भी हमारे नियर बाई में या पर्टिकुलर पूरे स्टेट की वैसे तो करना चाहिए, और उनको प्रेरित कर रहे हैं इस चीज के लिए कि आपको योग तो करना ही करना है 7 से 7:45 के बीच में 21 जून को, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है ताकि आपको एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी मिले और आपकी लोकेशन जहां पर आप कर रहे हैं वो मैपिंग हो उसकी एक गवर्नमेंट के पोर्टल पे। भारत सरकार की तरफ से स्थापित आयुष मंत्रालय की एक जिम्मेदारी है। आयुष मंत्रालय हमेशा ही इसके लिए प्रतिबद्ध रहा है कि इसको कैसे जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि सिर्फ दिवस बनाने से ऑफिस में बैठकर लाइक हम योगा के आयुर्वेद के लोग हैं हम मना लेंगे, लेकिन एक आम आदमी तक वो चीज, उसका बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। तो उसका मतलब वो ये कि जन आंदोलन बनाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और फ्यूचर में वो उसका बेनिफिट उठा पाए। और 100 दिन पहले एक कैंपेन की शुरुआत की गई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, जिसमें 10 अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव्स को, सिग्नेचर इवेंट्स उनको बोला, लॉन्च किया गया, जो कि कुछ 100 डेज पहले ही शुरू हो गए, कुछ 7 डेज पहले शुरू हुए, कुछ 15 डेज पहले शुरू हुए। तो उन इवेंट्स का जैसे मैं नाम अगर लूं तो जैसे योग संगम, ये एक फ्लैगशिप इवेंट है। उसके बाद योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, योग महाकुंभ, संयोग, योग अनप्लग्ड और हरित योग। जैसे कि इनके नामों के अंदर ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। हरित योग यानी कि इसमें योग के नाम पर हम पेड़ वृक्षारोपण, प्लांटेशन करते हैं, तो उससे दोहरा फायदा होगा, जो कि हमारी थीम भी है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के साथ साथ एक पेड़ भी लगा रहे हैं हम। तो ऐसे ही योग प्रभाव है, उसके अंदर जो रिसर्च बेस्ड आउटकम्स हैं योग के, उनको पब्लिक के बीच में साझा किया जा रहा है। तो वो एक प्रकार से वैश्विक स्तर पर योग को स्थापित करने में मददगार हो। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष के योग दिवस के लिए क्या क्या पहल की और क्या क्या किया है। आप दोनों से ये जानना चाहते हैं कि जब हम योग की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया इसे मना रही है, तो आप दोनों के ओपिनियन में क्या लगता है कि पूरी दुनिया में बीमारी की बात करते हैं, बहुत सारे कुछ कम हुए हैं? हाँ, मुझे तो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर ऐसा फील होता है कि कम हुई है। इससे जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुई, जो कोई कम्युनिकेबल नहीं है, नॉर्मल हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हुआ है, जो हम गलत खाना पीना कर रहे हैं, जो हमारा बैठे बैठे काम है, या फिर हम ज्यादा चल फिर नहीं रहे, तो इसकी वजह से जो बीमारियां हुई हैं वो सब योग से क्योर होती है। और उनके बहुत अच्छे, अगर हम रिसर्च देखें तो बहुत सारी रिसर्च इन पे हो रखी है, सब में बेनिफिट मिला है। बट ये एक है कि आपको ध्यान रखना है कि आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करें, ऐसे खुद से नहीं। कोशिश कीजिए किसी की देखरेख में करें जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, और जो हेल्दी है वो भी अगर देखरेख में करेंगे तो और अच्छा है, नहीं तो वो थोड़ा बहुत सहारा लेकर कर सकते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को जो योगा करते हैं उनको मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है देखते देखते कि डायबिटीज है उनका थोड़ा कम हुआ है, जो उनकी मेडिकेशन है वो थोड़ी कम हुई है, रिड्यूस हुई है। मैं ये दावा नहीं कर रही कि कम्प्लीटली क्योर एक दिन में, जैसे आज योगा शुरू किया और आज ही आप मेडिकेशन छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको साथ के साथ उसको योगा को लेके चलना है, साथ में मेडिकेशन भी लेना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर मेडिकेशन रिड्यूस होगी। वो सब आप डॉक्टर की देखरेख में करना है कि मेडिकेशन जो कम करना है वो डॉक्टर से सलाह लीजिए, और जो योगा कर रहे हैं वो योगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करें। तो ये चीज का ध्यान रखें। डॉक्टर कुमार, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, बेसिकली तो देखा जाए तो योग एक संपूर्ण विज्ञान है। ये आयुर्वेद या एलोपैथी की तरह कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, नंबर 1 चीज। तो योग जैसे कि महर्षि पतंजलि की पूनम जी ने डेफिनेशन बताई, तो महर्षि पतंजलि ने ही योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के नाम से शायद लोगों को पता होगा। बट उसमें जो शुरू के जो 4 अंग हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये इनका हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है। और बाद के जो 4 अंग हैं वो आपको एक जीवन में समग्र, एक जैसे एक इंसान दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे कि हम पैदा क्यों हुए हैं,
हमें जाना कहाँ है, हमें अल्टीमेटली करना क्या है, नौकरी तो कर ली हमने, स्वस्थ भी रह लिया, अब क्या करना, तो उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो योग के कुछ ग्रंथों की अगर बात करें तो जो स्पेशली हठ योग के जो ग्रंथ हैं, जो कि हमारी बॉडी को योग के लिए आगे के स्टेप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, वहां पर योग के कुछ आसनों के, कुछ मुद्राओं के, कुछ प्राणायाम के हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए। तो उन्हीं को आधार मानकर और प्लस जो कॉन्टेम्परेरी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, जो कि जैसे कि आपने शुरू में पूछा एक्सरसाइज, क्योंकि आसन और प्राणायाम को अगर कंबाइंड कर दें तो वो एक्सरसाइज के बहुत नजदीक चले जाते हैं। बेसिक डिफरेंस पूनम जी ने बता दिया है क्या है। तो वो जो एक्सरसाइज से होने वाले बेनिफिट्स हैं, वो भी काफी सारे बेनिफिट्स को हम इम्पोज कर सकते हैं आसन और प्राणायाम पे। और यम और नियम जो है हमारी हेल्दी मतलब कि गुड हैबिट्स को इम्प्रूव करने का एक माध्यम है। तो अगर रिसर्च की दृष्टि से देखा जाए तो योग के क्षेत्र में, जैसे कि रिसर्च की दृष्टि में अगर देखा जाए तो सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ द एफिकेसी। किसी भी चीज की, कोई भी दवाई है, कितना काम करती है किस बीमारी में, इसमें अगर रिसर्च करेंगे तो अनेकों प्रकार की रिसर्च होती है। तो उसमें एक सबसे हाईएस्ट जो एविडेंस जनरेट करने वाली जो रिसर्च है वो है सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। उसके अंदर अगर कोई चीज सही साबित हो जाती है इफेक्टिव, इट मीन्स दैट इज रियली इफेक्टिव। और योग के ऊपर बहुत सारे सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस, स्पेशली एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे उन्होंने बताया, डायबिटीज, हाइपोथायराइड, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो इम्बैलेंसेज हैं थायराइड के या फीमेल हार्मोन्स के, या फिर कुछ कार्डियक इश्यूज हैं, उनके ऊपर काफी सारे अगर आप पबमेड पे जाएंगे रिसर्चेज मिलेगी जो कि इस चीज का प्रमाण है कि योग सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए नहीं है, बीमार व्यक्तियों को भी बहुत मदद कर सकता है। आप बता रही थी कि योगा जो है एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर या तो जो एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर करनी चाहिए, तो क्या हम रेडियो से, टेलीविजन से, या तो कहीं हम यूट्यूब से, आजकल बहुत चलता है ये फैशन में, तो सीख सकते हैं? नहीं, मैं इसमें आपको सलाह नहीं दूंगी एज ए योगा इंस्ट्रक्टर। हाँ, मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि कोई खुद से करे, बिकॉज इससे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को बैक पेन है और उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जैसे किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है, कुछ आसन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं बैक, लोअर बैक के लिए, अगर वो वही आसन कर रहा है उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और बाद में क्या होगा, जो योगा का एक नाम है वो अल्टीमेटली खराब होगा कि अरे हमने योगा किया और हमें नुकसान हो गया। तो वो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर उनको करना चाहिए। बट आपने ये चीज हमेशा से देखी है, जैसे मेडिकेशन हो, आयुर्वेदिक मेडिकेशन हो या एलोपैथी मेडिसिन हो, आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, गूगल से खुद ही सर्च किया, खुद ही डॉक्टर बन गए, तो वो एक लास्ट में उनको प्रॉब्लमेटिक ही होता है। तो ये चीज योग के अंदर भी हो सकती है। तो मैं सबको ये सलाह दूंगी कि 1-2 महीने के लिए आप जुड़ जाएं, फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाएंगे कि ये आसन नहीं करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, फिर आप सीख जाएंगे खुद से, तो फिर आप खुद से कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम। हम योग की बात करते हैं तो इसे सारे पूरे समुदाय, पूरे कम्युनिटी के लोग मना सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के कंट्रोवर्सी भी आ जाती है कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी इसे नहीं मना सकते। हाँ, ये हमेशा सुनने में आता है, लोग ऐसा मानते हैं, ये एक मिथ है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदू समाज सिर्फ मना सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर समुदाय के लोग मना सकते हैं। कुछ चीजें इसमें, जैसे ओम है, तो ओम लोगों को लगता है कि ओम है तो ये हिंदू कल्चर से रिलेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ओम शब्द ही क्यों लिया गया है? ओम शब्द मिलके बना है अ, उ और म से। जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है, जैसे ही थोड़ा सा खोलेंगे हम अ बोलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और खोलेंगे तो उ बोलेंगे, और जैसे ही हमारा मुंह बंद होता है तो म शब्द की ध्वनि आती है। तो वो अ, उ और म से मिलके बना है। ऐसा नहीं है कि ओम कुछ हिंदू से रिलेटेड है, अ, उ, म से रिलेटेड है, वो तीनों मिलके बना है। और इस ओम पे भी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी है कि जब हम ओम बोलते हैं तो जितने हमारे शब्द हैं वो सारे एक सिंक में आ जाते हैं, मतलब वो आ जाते हैं। जब हम ओम बोलते हैं तो जो ओम की जो ध्वनि है वो बहुत हाई पिच है। तो जब हम ओम शब्द बोलते हैं बहुत, तो उसका जो हमारे जो ब्रेन के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर बच्चा डेवलपिंग स्टेट में है तो उनके न्यूरॉन्स का कनेक्शन और ज्यादा बेहतर होगा। और अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो ओल्ड एज पर्सन में न्यूरॉन्स धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो इस चीज को बोलता है तो फिर वो उसका वापस से कनेक्शन रीएस्टेब्लिश होता है, अदरवाइज वो उस सिंक में मेंटेन रहता है। तो ये उस चीज के लिए बेनिफिट है। बाद में जैसे अगर हम स्लीप के लिए देखें तो उसमें भी ये बेनिफिट करता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है। ये जो भी मैं ये स्पेशली मैं बार बार कह रही हूँ, ये मिथ है, तो इस चीज को आप अपने मन से निकाल दीजिए। अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं, हम ऐसा, संस्कृत में श्लोक है जो बोल रहे हैं, तो संस्कृत को हिंदी
हिंदू से लोग रिलेट कर देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत एक भाषा है जो कोई भी बोल सकता है, कोई भी समाज का हर इंसान बोल सकता है। तो संस्कृत का भी यही बेनिफिट है कि वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है और उस हमारा जो माउथ है उसको प्रॉपर वर्क करवाता है। तो इसीलिए आप सबको मैं ये बोलूंगी कि आप सबको ये करना चाहिए। तो आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि ये पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सभी के लिए। अभी आपने कहा कि ओम के बारे में कहा, जब हम योगा की बात करते हैं ओम की बात जरूर आती, तो आपसे हम ये ध्वनि सुनना चाहेंगे क्योंकि आप एक योगा एक्सपर्ट हैं। हाँ, तो ये ओम जो है नाद अनुसंधान के अंदर आता है। इसमें ओम एक नाद है, तो बस हमने नाद को बोलना है, इसीलिए इसका नाम ऐसा कहा गया है। तो आपको सबसे पहले आप आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबा गहरा सांस अंदर लीजिए। इनहेल डीपली। तो इस तरह से ओम की ध्वनि आपको बोलनी है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान अगर रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, जितनी देर आप ओ बोल रहे हैं उतने ही सेकंड्स म बोलना है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको बहुत लंबा खींचने के लिए बिल्कुल अपने आप को परेशान करने लग जाते हैं, तो फिर वो योग से डाइवर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने आप को परेशान नहीं करना। जितना आप नॉर्मली सांस ले सकते हैं इजीली, वैसे ही आपको ओम बोलना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। जी, जब आप ओम बोल रही थी तो मुझे इसकी जो कंपन है, वाइब्रेशन है, मुझे सुनाई दे रही थी और जो एक शांत वातावरण जो था वो मैं कंप्लीटली फील कर रहा था। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज लोग इसे प्रोफेशनली भी लेने लगे हैं, इसे जॉब क्रिएशन हो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे साथ जो योग प्रशिक्षक हैं जी, इनकी खुद की जर्नी की अगर बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस बीटेक किया है इन्होंने। तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही अलग फील्ड से होने के बाद इन्होंने योग को चुना। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हजारों लाखों की संख्या में देश में आपको मिल जाएंगे कि लोग योग को प्रोफेशन की तरह अपना रहे हैं। इसका कारण यही है कि कोई भी चीज को प्रोफेशनलिस्ट तभी अपनाते हैं जब उसमें उसको कुछ फायदा दिखता है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो। उनको लगता है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, समथिंग बेटर वी कैन डू इन दिस फील्ड। सो दैट्स व्हाई लोग इसको चूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जैसे मैं आयुर्वेद से हूं, तो आयुर्वेद की भी यही स्थिति थी आज से 30-40 साल पहले कि जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलराइजेशन होता है क्वालिफिकेशंस का, उसकी कमी थी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बना 90s में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, मंत्रालय बनाया गया। आज की तारीख में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में है। लास्ट टर्म के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो गवर्नमेंट की एक मंशा है कि आयुष सिस्टम्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और जब गवर्नमेंट की ये मंशा है तो जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ समाज का हित जुड़ा हुआ होता है। और गवर्नमेंट की अगर मंशा है तो इसको पूरा करने के लिए हमें मैन पावर भी चाहिए। तो मैन पावर कहां से आएगी? तो जब क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, उनके क्वालिफिकेशन को सबसे बड़ी बात है रेगुलराइज किया जाए, सर्टिफाइड किया जाए। ऐसे नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा है। तो आज से अगर आप 40-50 साल पहले की बात करें तो आयुर्वेदिक दवाई आपको शायद आप अपने पिताजी से पिछली जनरेशन से पूछेंगे तो गांव में कोई भी दे देता था, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता था, एक होम रेमेडी जैसा। लेकिन आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उसके स्पेशलिस्ट, बड़े MD PhD वाले बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आपको मिलने लगे हैं उसी चीज के, जिसके पहले कुछ पता नहीं था। वैसे ही योग के क्षेत्र में मास्टर्स है, PhD है, उसके बाद योग के छोटे छोटे जो अंग हैं उसके अंदर भी एक्सपर्टाइजनेस है। गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का योगा बोर्ड सर्टिफिकेशन एक बोर्ड है जहां पर कि आप योगा के जो प्रोफेशनल्स आपको रजिस्टर कर सकते हैं, सर्टिफाइड करती है गवर्नमेंट उनको, सो दैट पब्लिक कैन रिलाई ऑन देयर क्वालिफिकेशंस एंड देयर एक्सपर्टाइजनेस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ करवाया, किसी को कुछ नुकसान हो गया, वो गवर्नमेंट उसका एग्जाम लेती है, उसको ड्यूली सर्टिफाई करती है। ऐसे भी नहीं कि अप्लाई कर दिया हो गया, उसका एक प्रॉपर वे है जिसमें कुछ महीने लगते हैं सर्टिफिकेशन मिलने में। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में है, पुणे के अंदर है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के कंट्रोल में है डायरेक्ट। CCRY
SCOI-HEN है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, जहां पर की योगा एंड नेचुरोपैथी से रिलेटेड रिसर्च होती है। तो ये बॉडी जितनी भी है, इनका काम यही है कि प्रोफेशनल्स को कैसे रेगुलराइज किया जाए, जनमानस का कैसे विश्वास इसके अंदर बढ़े, कि जब एक क्वालिफाइड आदमी मिलेगा उनको करने के लिए तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। वैसे ही जो नेशनल हेल्थ मिशन या नेशनल आयुष मिशन के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि हजारों की संख्या में है देश के अंदर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एक मेल और एक फीमेल योगा ट्रेनर की पोस्ट क्रिएट की गई है। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जितने भी देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर योगा ट्रेनर की पोस्ट क्रिएट की है ताकि बच्चों को योगा सिखा सकें। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। इससे ये मतलब कि साफ साफ पता चलता है कि योग किस मुकाम पे आने वाले समय में पहुंच जाएगा। तो आपने कहा कि जिस तरह से लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं, जॉब क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। पूनम जी, आपसे ये जानना चाहते कि आपने कहा कि वैसे तो इसे सभी लोग योगा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे चीज या कुछ ऐसे कहें कि कुछ रीजंस जो योगा नहीं कर सकते, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि योगा सब कोई कर सकता है। अगर कोई इंसान आईसीयू में है तो भी कर सकता है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये क्या मजाक है, तो उसमें वो इंसान नहीं कर सकता, वो जो बेड पे लेटा है वो नहीं कर सकता, बट उसके पास में अगर उसका कोई फ्रेंड फैमिली आकर ओम की ध्वनि सुनाएगा तो उससे उसको इम्प्रूव होता है। ऐसी भी रिसर्चेज हैं। तो अगर खुद से किसी को करनी है तो मैं उसको लिए कहूंगी कि जैसे रिसेंट सर्जरी है, किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो वो आसन नहीं कर सकते, बट प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। ये भी योग का अंग है। पर नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, योग के मतलब में सिर्फ वो आसन को लेता है। अगर वो आसन को लेगा तो आसन ऐसे लोग नहीं कर सकते। हम इसको ऐसा कहें कि आसन कौन नहीं कर सकता तो ज्यादा बेटर रहेगा, योग नहीं पूरा। तो आसन में जिसको अगर सर्जरी है रिसेंट, वो नहीं कर सकते। अब आसन में भी अलग अलग चीज है। जैसे कोई इंसान डिप्रेशन का है तो उसके लिए मेडिटेशन जैसी चीजें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्योंकि अगर वो सोच रहा है तो बहुत सोच में चला जाएगा। जो एंशियस है उनके लिए ओम का उच्चारण बहुत अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। तो सिर्फ ऐसा सर्जरी जिनकी हुई है, रिसेंटली डिलीवरी हुई है, वो लोग थोड़ा 2-3 महीने के लिए रुक जाएं। जिसको मेजर सर्जरी हुई है वो 6 महीने से 1 साल के लिए आसन करने के लिए रुक जाए, बट वो प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम सारे प्राणायाम नहीं, जैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, नॉर्मल जो सांस है वो आप ले सकते हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, 3 टाइप्स की ब्रीदिंग होती है, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग। तो उसमें आप जैसे अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं कर सकता, बट चेस्ट ब्रीदिंग कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आप करके आप कर सकते हैं। मतलब हर कोई इंसान कर सकता है, बट आसन के लिए मेनली कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और प्राणायाम में भी आपको देखना है कि वो प्राणायाम आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप मना करेंगे कि ये नहीं करना और ये करना है। तो ये सब आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बता सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखते हुए आप इसको मैनेज कर सकते। एक चीज और बताती हूँ मैं, जैसे आप हाई बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउड नहीं होती। वैसे वो हेल्दी है, वो आसन कर सकते हैं, पर फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना उनको बहुत ज्यादा देर तक, नहीं तो उनका बीपी शूट अप हो जाएगा। और ऐसे ही अगर किसी को बैक पेन है तो वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकता। अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो बैक बेंडिंग नहीं कर सकता। इसी तरह छोटे छोटे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि इस आसन, इस बीमारी में ये प्रॉब्लम, ये आसन नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते। ये बहुत सारा मतलब बहुत बड़ी साइंस है। तो आप खुद से नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे मैं ये करूं या नहीं करूं। तो इट्स बेटर कि आप एक बार योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, 1-2 महीने उनसे करें, फिर उसके बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड कर देंगे बहुत अच्छे से। तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप सबको यही कहूंगी योगा दिवस के उपलक्ष्य में कि आप सबको योग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवार वालों सबको कोशिश करनी चाहिए। सब मिल के योगा करेंगे तो एक दूसरे से ऐसा होगा कि किसी का मन नहीं हो रहा तो वो दूसरे को एनकरेज करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए मिल के करने की, और ज्यादा नहीं तो आप शुरुआत कीजिए 10-15 मिनट से। जैसे सूर्य नमस्कार है, कुछ आसन है, ताड़ासन, सिद्धासन, भुजंगासन, कॉमन बहुत आसान आसन है, इनसे शुरुआत कीजिए। कुछ नहीं तो आप प्राणायाम ही कीजिए, डीप ब्रीदिंग और ये सब। ये भी आप नहीं कर पा रहे तो आप मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन नाम बहुत बड़ा है, आराम से बैठना है और आंखें बंद करके बस अपने सांसों को गिनना है। ये आप 5 मिनट के लिए करेंगे तब भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप ऐसा करके फील कीजिए, महीने भर कीजिए, उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यही मेरी सलाह है सब लोगों को कि कोशिश कीजिए, योग करना शुरू कीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी जितना भी जिसको टाइम मिलता है। बस आप कुछ कहिए।
मैं वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है। फिर भी मेरा एक संदेश फ्यूचर के लिए है कि चाहे मीडिया हाउसेज हैं, चाहे कॉमन इंसान है, चाहे कोई भी है, हम योग को योग कहना शुरू करें, उसको योगा ना कहें। ओके। तो आई विश कि एक ये छोटा सा चेंज है आने वाले 5 से 10 साल में, योगा के नाम से नहीं जानकर इसको लोग योग के नाम से जाने, क्योंकि योग शब्द एक संस्कृत शब्द है और उसके अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे हम बच्चों कहते हैं ना, जोड़ गुणा घटाओ, जो बचपन में से कहते हैं, जोड़ जो है उसका संस्कृत वर्जन है योग। तो यहाँ पर भी जोड़ ही है और वहां पर भी जोड़ है, वहां संख्याओं का जोड़ है, यहाँ पर शरीर, आत्मा और मन का जोड़ है। तो इसको योग कहने की परंपरा सबको शुरू। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो आए और विश्व योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर एक चर्चा। इस चर्चा में भाग ले रहे थे रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कुमार और योगा एक्सपर्ट श्रीमती पूनम अग्रवाल। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ जानकारियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।